नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हमारी उत्तराखंड 10 मिनट शो सीरीज़ की आज 7वीं क्लास है। इसमें होंगे कुछ इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं उन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित नगरों के संदर्भ में क्या सही नहीं है। ध्यान रखिए, हमें जो सही नहीं है उसका चयन करना है। ऑप्शन फर्स्ट है त्र्यंबपुर। इसे कत्यूरी घाटी में बैजनाथ के आसपास का क्षेत्र बोला गया है। जितने भी पुरानी ग्रंथ हैं जिनमें उत्तराखंडों का वर्णन है, उसमें जो है त्र्यंबपुर को बैजनाथ के आसपास का क्षेत्र बताया गया है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। दूसरा है हमारे पास दीपपुर। ठीक है ना, ग्रंथों में दीपपुर को बागेश्वर क्षेत्र के आसपास माना गया है, ऐसा उल्लेखित है वहां पर। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रह्मपुर जो है ये वर्तमान में मेरठ के अंतर्गत आता है, जो कि गलत है। थोड़ा आप बात को ध्यान रखेंगे हमारे पुराने ग्रंथों में। ठीक है ना, हमारे ग्रंथ प्राप्त उत्तराखंड के इतिहास में जो ब्रह्मपुर है इसको बताया गया है कि ये रामगंगा नदी तट पर स्थित है। कौन सी नदी? रामगंगा नदी। थोड़ा ध्यान रखेंगे। और ये जानकारी हमें कहां से मिल रही है? ये जानकारी मिल रही है हमें तालेश्वर ताम्रपत्र से। ये जानकारी हमें तालेश्वर ताम्रपत्र से मिल रही है और ये संबंधित है पौरव वंश से। थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, पौरव वंश। तो आपको ये 3 बातें ध्यान रखनी है। ब्रह्मपुर रामगंगा नदी के तट पर है। ये जानकारी कहां से मिल रही है? तालेश्वर जो ताम्रपत्र है जानकारी देता है कौन से वंश के बारे में? पौरव वंश के बारे में। यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जो कार्तिकेयपुर है ये जो है इसको कृतपुर से थोड़ा जोड़ा जाता है, इसको थोड़ा बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, कार्तिकेयपुर जो है ये जो कत्यूर है, ठीक है ना, कत्यूर वंश की राजधानी है कार्तिकेयपुर, जो वर्तमान में जोशीमठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम। तो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इसमें भी हमें जो सही नहीं है उसका चयन करना है। ठीक है ना, और आप सबको पता ही होगा कि अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं हैं ये संबंधित है कुलीन शासकों से। 3 प्रकार की मुद्राएं उनकी पाई गई हैं, अमोघभूति प्रकार की, अल्मोड़ा प्रकार की, छत्रेश्वर प्रकार की, जिसमें से ये क्वेश्चन अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा से संबंधित है। पहला ऑप्शन हमारे पास है ये मुख्यतः तांबे की है, यानी कि जो ये मुद्रा है ये तांबे की बनी हुई है। जी हाँ, सही है। इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है, जो कि सही है। वर्तमान समय में इस प्रकार की यानी इन प्रकार की मुद्राओं की संख्या कितनी हो गई है हमारे पास? 58, जो कि सही है। ठीक है ना, अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं हैं इनकी संख्या वर्तमान में हुई है 58। नेक्स्ट, इन सिक्कों से 12 कुलिंद नरेशों के नामों की जानकारी मिलती है, जो कि गलत है। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखेंगे। जितने भी 58 कॉइन्स हमें मिले हैं इनमें हमें 8 राजाओं के बारे में जानकारी मिल रही है। ठीक है ना, 8 कुलीनाथ, यानी कि इस ऑप्शन का आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। परंतु उन 8 राजाओं के नाम भी हमें थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो आप नोट कर सकते हैं उन 8 राजाओं के नाम, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहले आता है शिवदत्त, फिर आता है हरदत्त को किसी किसी पुस्तक में हरिदत्त बोला गया है, थोड़ा आपको ध्यान रखनी है ये वाली बात। ठीक है ना, फिर आता है शिवपालित, ठीक। फिर आता है शिव रक्षित। ये सब राजाओं के नाम है, थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालित, शिव रक्षित। फिर आता है गोमित्र। फिर आता है विजय भूमि। फिर आता है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। फिर आता है मगभत्स्य, ये राजा का नाम है, थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। फिर अंतिम राजा है आसेक। इस बात को थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, ये जो है टोटल 8 राजा, आपको ध्यान रखना, टोटल 8 राजा हैं। शिवदत्त, हरदत्त, शिवपालित, शिवराक्षित, गोमित्र, विजयभूमि और मगभत्स्य और आसेक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। इनको थोड़ा आप नोट कर लेंगे, ताकि अगर इनमें से क्वेश्चन बनता है तो आप थोड़ा इन बातों को थोड़ा आप ध्यान रखें। ठीक है ना, अगर यहाँ पर थोड़ा साफ नहीं आ रहा हो, हाँ जी तो दिख रहा है। ठीक है ना, मगभत्स्य, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। फिर
एक तरफ है राजाओं की सूची और एक तरफ है उनकी संरक्षिकाओं की सूची, यानी कि पवार के शासक तथा उनकी महिला संरक्षिका के संदर्भ में क्या सही नहीं है, इसमें भी जो सही नहीं है उसका हमें चयन करना है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका का नाम क्या है? रानी कर्णावती, जिनको नक्कटनी रानी भी बोला गया है। किसके द्वारा? शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा। इनके पिताजी का नाम थोड़ा ध्यान रखिए, महिपति शाह। फिर नेक्स्ट है फतेह शाह। फतेह शाह की संरक्षिका का नाम क्या है? महारानी कटौची, थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर प्रदीप शाह। प्रदीप शाह की संरक्षिका का नाम है राजमाता कनकदेई, थोड़ा आप ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट नाम है राजमाता कनकदेई। नेक्स्ट प्रताप शाह की संरक्षिका का नाम जो है वो रानी विमला कल्याणी। ये ना होकर जो सही आंसर है वो है हमारे पास राजमाता कुंदन देई, कुंदन देई, ठीक है ना। बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है कनकदेई और कुंदन देई में, तो बस आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। प्रदीप शाह में दीप आप ले सकते हैं, और जब दीप जलता है, जब जो दीप जलता है तो उसकी जो ज्योति होती है कैसी लगती है? सोने की तरह लगती है, पीली पीली सोने की तरह, और सोने को क्या बोलते हैं हम? कनक बोलते हैं। तो प्रदीप से आप थोड़ा ध्यान देंगे, प्रदीप में जो संरक्षिका है कनकदेई है। और प्रताप में आप ताप ले सकते हो, भाई सोना तप का ही क्या बनता है? कुंदन बनता है। सोना तप के क्या बनता है? कुंदन बनता है। तो आपको याद रहेगा प्रताप की जो संरक्षिका है वो है कुंदन देई। अगर आप किसी एक को ध्यान रख सकते हो तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रदीप शाह कनकदेई और प्रताप शाह कुंदन देई, यानी कि इसका जो है ये ऑप्शन जो है क्वेश्चन के अनुसार ये ऑप्शन जो है गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर निम्नलिखित किस विदेशी विद्वान ने कुलिंदो को कुलिंड्रिस कहा है? थोड़ा ध्यान रखें, कुलिंड्रिस कहा गया है अपनी पुस्तक में, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखें। ऑप्शन ए हमारे पास सर टॉलमी, हिनस्वांग, तारकनाथ दास और अंत्योकस, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। सर टॉलमी जी द्वारा जो है कुलिन शासकों को अपनी पुस्तक में कुलिंड्रस कहा गया है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने की संभावना ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। क्या है? चंद्रायन कर। चंद्रायन कर किससे संबंधित है ये पूछा गया है। तो टैक्सेस से काफी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। चंद्रायन कर वो कह रहा है, तो चंद्रायन कर ऑप्शन ए छुपे हुए धन पर दे, ठीक है ना, बेगार के लिए दिया जाता है, बहिष्कृत व्यक्ति द्वारा दिया जाता है, या साहूकार को दिया जाता है। थोड़ा ध्यान रखेंगे, जो चंद्रायन कर है ये बहिष्कृत व्यक्ति द्वारा दिया जाता है, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनको कुछ अपराध की सजा के चलते राजा अपने राज्य से बहिष्कृत कर देता है, तो उसको चंद्रायन कर के द्वारा क्या अपनी जो संपत्ति होती है राज्य में उस पर अधिकार का दावा किया जाता है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो जब राजा किसी व्यक्ति को अपने राज्य से बाहर निकाल देता है और जब वो कुछ टैक्स देता है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं चंद्रायन कर, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहिष्कृत व्यक्तियों पर जो टैक्स लगाता है वो है चंद्रायन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रकालीन प्रमुख कर, यानी देखो ये भी एक टैक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एक तरफ टैक्स दे रखे हैं चंदों के टाइम कर, और उनका पर्पस, उनका उद्देश्य क्या है वो दे रखा है। तो सबसे पहले आ रहा है रतंगली। जो रतंगली कर है ये किसको दिया जाता था? जो लेखक हुआ करते थे, थोड़ा ध्यान रखेंगे, उनको दिया जाता था, ठीक है ना। लेखकों को जो टैक्स दिया जाता था उनको क्या बोलते हैं? रतंगली बोलते हैं, थोड़ा आपको ध्यान रखनी है बात। फिर कटक। कटक जो है सेना के लिए जो टैक्स लिया जाता था, तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए कटक किसका पर्यायवाची है? कटक सेना का पर्यायवाची है। तो आपको पता हो गया होगा कि कटक जो है ये सेना के लिए लिया जाता था। फिर स्यूक, थोड़ा आपको ध्यान रखना, ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, स्यूक। तो स्यूक जो है राजा को जो एक नजराने के तौर पर दिया जाता था, आपको थोड़ा ध्यान रखना है, राजा को एक नजराने के तौर पर दिया जाता था। नेक्स्ट खेनी कपीनी, किसको? कुली बेगार, किसको? कुली बेगार, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, जो खेनी है, खेनी में खेनी ध्यान रखें, खेनी, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं जो कुली है वो क्या खाते हैं? खेनी खाते हैं। तो आपको याद रह जाएगा जो खेनी कर है वो कुली बेगार के टाइम पर से लिया जाता था। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी कि इसमें जो है ऑप्शन डी 1 2 3 4 आपको तो ध्यान रखना है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हमने इसमें कलेक्ट करे हैं, तो आप इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है
कालिदास के मेघदूत, ये रचना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कालिदास की बहुत पूछी जाती है। कालिदास के मेघदूत में उत्तराखंड के निम्न में से किस स्थान का उल्लेख नहीं है? आपको ध्यान रखना है, उल्लेख नहीं है ये हमें बताना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए हरिद्वार, उधम सिंह नगर, कनखल और अलकापुरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है उधम सिंह नगर, ठीक है ना। कालिदास ने मेघदूत में हरिद्वार, कनखल और अलकापुरी का वर्णन तो मिलता है, पर उधम सिंह नगर का वर्णन नहीं मिलता। इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। कालिदास की कुछ इंपॉर्टेंट रचना आपको मैं लिखवाना चाहूंगा, जैसे कि रघुवंश, रघुवंश महाकाव्य, ठीक है ना। जैसे कि मेघदूत यही लिखी हुई है, मेघदूत, ठीक। ऐसे ही कुमार संभव इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है, कुमार संभव। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट रचना जो है उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित है, और जो रचनाकार हैं इसके वो हैं कालिदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास की किस रचना में 14 श्लोकों में हिमालय क्षेत्र का वर्णन मिलता है? थोड़ा ध्यान रखेंगे, हिमालय क्षेत्र यानी कि हिमालय क्षेत्र का मतलब जो हम आज हिमालय पढ़ते हैं उस टाइम जो है उस हिमालय क्षेत्रों में कालिदास ने मतलब उस हिमालय की प्रशंसा, उसके सौंदर्यों का वर्णन उन 14 श्लोकों में किया गया है, वो उनकी किस रचना में है? तो देख लेते हैं वो उनकी रचना, थोड़ा देखते हैं आप। कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है ना, रघुवंश, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये तीनों रचनाएं इससे पहले क्वेश्चन मैंने आपको बता दी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कुमार संभव, ठीक है ना। तो इन 14 श्लोकों में हिमालय का वर्णन मिलता है हमें कुमार संभव में, और इस कुमार संभव में ही जाहिर सी बात है उत्तराखंड स्थित है हिमालय क्षेत्र में, और उस क्षेत्र में इसमें उत्तराखंड का वर्णन भी हमें देखने को मिल जाता है। तो इन 14 श्लोकों में जो है उत्तराखंड का इतिहास भी झलकता है। रचना कौन सी है? कुमार संभव, और रचनाकार का नाम है कालिदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के समय देहरादून तथा अन्य स्थानों पर 1921 में, ठीक है ना, किसके नेतृत्व में बैलगाड़ी से सैनिकों हेतु सामान ढुलाई बंद कर दी गई थी? ठीक है ना, बैलगाड़ी से सैनिकों हेतु, ठीक है, सैनिकों के लिए सामान ढुलाई बंद कर दी गई थी। ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए हमारे पास गोविंद वल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, मुकुंदीलाल और महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर है मुकुंदीलाल जी, ठीक है ना। तो 1921 का जो ईयर है उस समय जो है हुआ ऐसा करता था कि सैनिकों का जो सामान है बैलगाड़ी का प्रयोग करके ढुआ जाता था, और इसको देखते हुए मुकुंदीलाल जी ने आवाज उठाई और इस प्रथा को जो है बंद कराया गया। इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब कुछ अन्य ऑप्शन को डिस्कस करें तो एक ऑप्शन ए हमारे पास गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है ना। गोविंद वल्लभ पंत, थोड़ा आप कुछ चीजें आपको याद कराना चाहूं तो 1914 में इनके द्वारा प्रेम सभा की स्थापना की गई थी। प्रेम सभा की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। कहां पर? काशीपुर में ही, काशीपुर में स्थापना की गई थी। सेम 1918 में इन्होंने खद्दर आश्रम, थोड़ा ध्यान रखेंगे, खद्दर आश्रम की स्थापना करी थी। कहां पर करी थी? सेम काशीपुर में गई थी। हरगोविंद पंत थोड़ा आप ध्यान रख सकते हैं, इनको सल्ट का गांधी कहा जाता है। सल्ट अल्मोड़ा, आप ध्यान रखेंगे, सल्ट का गांधी कहा जाता है। मुकुंदीलाल, थोड़ा ध्यान रखेंगे, बैरिस्टर मुकुंदीलाल, इनने जो है गढ़वाल पेंटिंग्स, ठीक है ना। और 1922 में एक इंपॉर्टेंट जो पत्रिका निकाली थी जिसको बोलते हैं तरुण कुमाऊं, ठीक है ना, तरुण कुमाऊं। फिर आ रहा है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का आगमन जो है सर्वप्रथम कहाँ होता है? हमारे उत्तराखंड में होता है। सबसे पहले 1915 में ये आते हैं, हरिद्वार कुंभ में आते हैं। 1916 में गांधी जी देहरादून जाते हैं, ठीक है ना। इसके ठीक 12 साल बाद अन्य एक कुंभ में आते हैं, यानी कि 1927 में इनका आगमन होता है, ठीक है। जून 1929 में ये कुमाऊं में आते हैं। कुमाऊं में कहाँ पर? कोसानी में आते हैं, वहाँ पर कुछ दिन वास करते हैं। ऐसा बोला जाता है गांधी जी ने कोसानी में 12 दिन वास करा। वहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम की थोड़ी इन्होंने, सॉरी अभिज्ञान शाकुंतलम बोल दिया मैंने, ठीक है। इन्होंने जो है जून 1929 में इन्होंने जो है
अपनी एक पुस्तक लिखी, ठीक है ना, यंग इंडिया, जिसमें ये बागेश्वर कोसानी को मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अक्टूबर 1929 में गांधी जी गढ़वाल की यात्रा करते हैं। उसके बाद 2 साल बाद यानी कि 1931 में ये फिर दोबारा कहाँ आते हैं, नैनीताल आते हैं। फिर कहाँ आते हैं, नैनीताल आते हैं, ठीक है ना। इस बात को थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, पिथौरागढ़ जिले में स्थित वह किला जिसका निर्माण 1791 में गोरखा शासकों द्वारा किया गया था, इस बात को थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। पहला है बाणासुर का किला, दूसरा है बाउलीगढ़ का किला, फिर राजबुंगा का किला, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक किला जो है गोरखा द्वारा बनाया गया था, वो है बाउलीगढ़ का किला, ठीक है ना। इसका निर्माण 1971 में किया गया था। 1971 से थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, एक ईयर है 1790, ठीक है ना। 1790 में जो गोरखा हैं इन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण किया और उसको जो है इन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। उसके ठीक अगले साल 1791 में ये चाहते थे कि लगे हाथ इनको गढ़वाल भी मिल जाए, तो गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं। बैटल का नाम थोड़ा ध्यान रख सकते हैं आप, लंगूरगढ़ की जो लड़ाई है ये 1791 में गोरखा और पवार के बीच में होती है, जिसमें गोरखा लोगों को हार का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है थोड़ा ध्यान रखेंगे 1791। जबकि किले की बात करें तो बाउलीगढ़ का किला जो है पिथौरागढ़ में स्थित है, ये भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।